Hi everyone, so welcome back to the ICT classes. Today is the second day of discussing the economic series. Basically पिछली बार हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, इस बार हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे हमारी कंट्री के अंदर. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं डेली अपलोड करती हूँ. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक दैट आउट टू. इसके अलावा इस चैनल में नीरज सर की वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना. काफी बढ़िया और अच्छी वीडियोस है. होप आपको उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे. सो विल जस्ट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो सबसे पहली बात होती है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली सीधा या तो उनको डेवलप कर रहे हो या उनको रोजगार दे रहे हो. हर चीज का मतलब सिर्फ उन चीजों से नहीं होता. कुछ ऐसी होती है जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनके पर्सनल लेवल पे जो अल्टीमेटली उनकी पर्सनालिटी, उनके लेवल को इंक्रीज करेगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ एज वेल. तो सबसे पहले अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू द इंटरवेंशंस. देखो, हमारी जो सरकार है, हमारा जो सेंटर है, या हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट कर पाएगा. या तो उनको अच्छी शिक्षा दो, या तो उनको अच्छी शिक्षा दो, उसके साथ साथ उनको अच्छा खाना दो, उनको कोई बीमारी ना हो, वो हेल्दी हो, उनको कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उनका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो बॉडी के अंदर भी. तभी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो पाएगी, वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे. तो यही बात की है कि गवर्नमेंट न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, इन सब में इन्वेस्ट करके ही अपने ह्यूमन कैपिटल को जो है और ज्यादा क्वालिटी टर्म्स में अच्छा कर सकती है. नेक्स्ट स्लाइड. ये इंडिया की ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया 116th रैंक पर है. इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेट्स में माल न्यूट्रिशन जो है वो कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है. इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो अलग अलग डेटा शो करती हैं रिलेटेड टू लर्निंग, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू देयर पब्लिक एक्सपेंडिचर इन ह्यूमन हेल्थ. तो यही सब है. बट अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है, आपके सामने स्क्रीन है, अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये डेटा सारा रिलेवेंट है. इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो उन्होंने स्टार्ट की, पोषण 2.0, इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, वो उतना ज्यादा अच्छा आउटकम्स नहीं ला पाई. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इंडिया में जो है डिसेंट्रलाइजेशन वो उतना अच्छा नहीं है. तो इससे एक आउटकम ये निकल के आता है कि हमारे जो इंडिया में है ना, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे इंडिया में ना बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है कि इस बाउंड्री तक इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, इस बाउंड्री तक इस ऑर्गेनाइजेशन. कहीं पे भी ना इतना ज्यादा मिक्सचर हो रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के बीच की जब हम कोई स्कीम लाते भी है ना तो वो उतना पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाती. सेम एज जैसे ग्लोबली देयर हैज बीन अ रेडुअल शिफ्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू टुवर्ड्स द सब नेशनल गवर्नमेंट. मतलब हम ही कह सकते हैं कि पैसा हमारे फिस्कल या हम राजकोष से निकल के तो आता है, बट वो आते आते जिस सेक्टर में जाना होता है डेवलपमेंट की साइड, उस तरफ जा नहीं पाता. तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नोट हम नहीं देख पाते. ठीक है, तो इसके अलावा इश्यूज क्या क्या मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स. मैंने आपको बता दिया कि डीमार्केट का मतलब होता है बाउंड्रीज बनाना. हमारा जो है मैनी स्टेट्स में वो बाउंड्रीज ही नहीं है. पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या और भी कोई अच्छी जो इनको काम करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, उनकी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो जस्टिफाई नहीं है, जिसकी वजह से लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो जाता है. डिस्पैरिटीज इन द रोल ऑफ लोकल बॉडीज, ये भी उसी से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं जब उनके रोल ही डिफाइन नहीं होंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी. इसके अलावा आर्टिकल 282 भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसके अंदर जैसे इस चीज को ना एक पर्टिकुलरली एक आर्टिकल प्रोवाइड नहीं किया गया, इसको कहाँ डाल दिया गया, मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस के अंदर. जब हम किसी चीज को मिसलेनियस में डाल देते हैं और वो चीज हमें वेल डिफाइंड करनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक बहुत लाइटली, हम कह सकते हैं कि वो एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सारे, तो वो उतना अच्छी चीज में परफॉर्म नहीं कर पाती. तो इट्स बेटर, क्योंकि आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर ध्यान दिया होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए सेपरेट आर्टिकल्स है. आर्टिकल ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, मतलब इन सब पे एक अलग अलग है.
इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह होती है उसका भी पैसा ऐसा लगता है कि वेस्ट हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में है, बट आई विल टेल यू कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बेनिफिट देती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें इकोनॉमी में फ्लो करते हैं पैसा, बट स्टिल माना जाता है कि जो ऐसी जो स्कीम्स चलाई जाती है जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता वो सिर्फ फिस्कल स्पेस को खाली करने के लिए की जाती है। इसके अलावा थर्ड टायर गवर्नमेंट्स आर नॉट फिजिकली एम्पावर्ड, और इंस्टीट्यूशनल फेलियर जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल बॉडी के हाथ में या कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कमीशन के हाथ में पैसा दे देना और उसको उस टास्क को काम पे टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाना, जिससे कि कोई ना तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही कोई प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेज अहेड क्या है, मेन यही है कि सबसे पहले स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक बेनिफिट स्टेट और सेंटर के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए कि क्या उनके टास्क है, क्या उनकी ड्यूटीज है, इस तरीके से। और इसके अलावा अगर वो इनकरेज करे कि स्टेट्स अपने अपने लेवल पर, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग कंडीशन होगी ह्यूमन कैपिटल को लेके, तो सेंटर को इनकरेज करना चाहिए स्टेट्स को कि वो अपने अपने लेवल पर प्रॉपर कैपिटल इंटरवेंशन करें अकॉर्डिंग टू their need, according to their availability of fiscal resources, and state should rationalize their priorities to focus on the, मैंने बता दिया ये पॉइंट। इसके अलावा the center should refrain from offsetting tax devolution by altering the, इसके अलावा देखो कुछ चीजें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा वो सेक्टर्स जहाँ से एक ह्यूमन या एक पर्सन की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वहाँ पे ऐसे कुछ टैक्स, अल्टीमेटली हर चीज़ यहाँ पे पैसे पे डिपेंड है इकोनॉमी में। अगर उन लोगों को दिखेगा कि पैसे के थ्रू बेनिफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स में भी कई ऐसी स्कीम्स आती हैं कि जहाँ पे अगर आप अपने ह्यूमन कैपिटल को, फॉर एग्जाम्पल दे आर ग्रेजुएट, अगर आप उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हो जॉब के साथ साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तो ऐसी कुछ कुछ स्कीम्स छोटी छोटी चलानी चाहिए जिससे कि उनके नॉलेज लेवल पे, या हम ये कह सकते हैं उनके स्किल्स के बेसिस में इंक्रीमेंट हो। इसके अलावा पंचायत एंड म्यूनिसिपल नीड्स टू बी वेस्टेड विद द फंक्शंस लिस्टेड इन दी, इसके अलावा मतलब जो 11th और 12th शेड्यूल में जो फंक्शंस है उस पर उनको फोकस करना चाहिए। अब कंक्लूजन यही निकलता है कि जो ट्रू पोटेंशियल है वो हमारे पास है, हमारे पास हम अपनी क्या ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं अगर हम अपने बेस्ट वे में उस चीज़ को यूटिलाइज करें, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अपने ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करके। सो या होप यू गाइज लाइक इट, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की गई है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स हो सकते हो कि कोई हद नहीं है, तो इसलिए मैंने कोशिश की गई है कि बिल्कुल सिंपल हो। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, सेंटर स्टेट का क्या रोल होता है, उन दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए ताकि स्टेट के लेवल पर जितना उनको प्रायोरिटी वाइज लगता है वो उस हिसाब से उन चीज़ों में इंटरवीन कर सके। किस किस चीज़ों के थ्रू एक ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट की जा सकती है, थ्रू इन्वेस्टिंग इन देयर हेल्थ केयर, इन्वेस्टिंग इन देयर वी कैन से पढ़ाई लिखाई में ध्यान देके, इसके अलावा उनकी हेल्थ और उनका जो मेंटल स्टेट होता है, मेंटल स्पेस होता है और उनकी स्किल्स होती है, उनको बनाकर हम अपने ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो होप यू गाइज लाइक इट, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।